हाय एवरीवन। सो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक ये है ब्रेमस्टॉर्लम। ठीक है। सो ब्रेमस्टॉर्लम के अंदर हमारे पास यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, ये देखिए। सो इसका एग्जाम में आपके पास डेफिनेशन आएगी और थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन है, ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये होता क्या है, ये अपन ने ईडी में भी पढ़ा था। आपने सेकंड सेम के अंदर ईडी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं तो थर्ड सेम की ईडी में पढ़ा होगा। The rapid deceleration or acceleration of a charged particle in the electric field of the nucleus and electron results in radiation loss. The emitted radiation is called Bremsstrahlung। तो मैं बता देती हूँ आपको कि हो क्या रहा है हमारे पास में। ये मीडियम है, करेक्ट। हमारा इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल है, सपोज क्यू। यहाँ पे एक एटम है ना। जब वो इंटरेक्शन करेगा, एटम के पास में क्या है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं ई। जब हमारा चार्ज पार्टिकल इस एटम के पास में आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। और जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर फोर्स आ रहा है तो उसके पास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। अब नाउ वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या उसकी क्या चीज हो रही है, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ दैट एक्सेलरेशन, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम उसको एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन बोल देंगे। एनीवेज, वहां पर ये चीज हो रही है। अब हमारा जो पार्टिकल चार्ज था वो पहले सीधा सीधा आ रहा था, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको एक्सेलरेशन दे दिया। अगर एक्सेलरेशन दे दिया तो ईडी के अंदर या फिर जनरली भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो रेडिएशन इमिट नहीं करता है। लेकिन अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता है तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा रेडिएशन इमिट करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही उसके पास एक्सेलरेशन आता है, रेडिएशन उसके अंदर से इमिट होने लग जाती है। अगर रेडिएशन वो इमिट करता है तो उसके पास में रेडिएशन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये जो वो रेडिएशन इमिट करता है, इस रेडिएशन को बोलते हैं ब्रीमस्टार्लिंग। तो अब आपके पास, आई होप मैं डेफिनेशन वापस पढ़ती हूँ तो आपको काफी ज्यादा यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट। द रैपिड डीएक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आया ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, किसका, हमारे क्यू पार्टिकल के पास, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, उसकी वजह से उसकी रेडिएशन में लॉस हो रहा था क्योंकि वो रेडिएशन इमिट कर रहा था। जो इमिटेड रेडिएशन है, दिस इज कॉल्ड ब्रीमस्टार्लिंग। ये बात समझ में आ गई। द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। ये देखा गया है कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और ये हमने, अब मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, बट हमने ईडी के अंदर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, लार्मर फॉर्मूला। उसमें हमने इसका डेरिवेशन किया था पावर रेडिएटेड। इफ यू रिमेम्बर क्लासिकल ईडी मैंने जेडी जैक्सन से पढ़ाई थी, पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला था और वो एक्सेलरेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया था। और पावर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लॉस ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन। जो भी एनर्जी का लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल। सपोज एक्सेलरेशन है x डबल डॉट, तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा एनर्जी लॉस। ठीक है। सो हमें यहाँ पर यही चीज लिखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ इफ अ पार्टिकल ऑफ स्मॉल जेड ई हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है और उसका मास है कैपिटल है, हमारे पार्टिकल का मास है कैपिटल एम। तो ये जेड ई और एम में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देती हूँ कि ये मीडियम है। यहाँ से जो पार्टिकल चल रहा है उसका मास कैपिटल एम है और स्मॉल जेड ई उसके पास चार्ज है। इज अप्रोचिंग द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ कैपिटल जेड ई, और वो अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस रखा हुआ है और उस न्यूक्लियस का कैपिटल जेड ई चार्ज है। ठीक है, उसको अप्रोच कर रहा है। तो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स डबल डॉट। नाउ यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास के इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं तो मास कितना है, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन कितना है,
ये। और हम जानते हैं दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, कूलम फोर्स होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, कूलम फोर्स होगा। सो कूलम फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 और स्मॉल जेड ई और कैपिटल जेड ई, और सपोज दोनों के बीच के डिस्टेंस किसी टाइम पे x है तो x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पे अपन x डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। x डबल डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो एक एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है, वो एप्सिलॉन नॉट आप लगा लेना। तो x डबल डॉट जो आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, x डबल डॉट यहाँ पे किस किस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल z क्या आ रहा है, कैपिटल Z क्या आ रहा है, और स्क्वायर अपॉन m क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे x डबल डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m को उधर भेज देते हैं, तो 1/4πε0 कैपिटल M स्मॉल z कैपिटल Z ई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब हमें क्या क्या कहा जा रहा है कि x डबल डॉट जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्मॉल z, ठीक है, कैपिटल Z, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या है, m। बाकी सब चीजों को कांस्टेंट अगर मानते हैं तो ये हमारा x आ रहा है। और जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस हमारे पास में रेट ऑफ एनर्जी लॉस, और रेट ऑफ एनर्जी लॉस का मतलब ध्यान रखना, रेट ऑफ एनर्जी लॉस का दूसरा नाम भी होता है इंटेंसिटी। रेट ऑफ एनर्जी लॉस जो होता है वो इंटेंसिटी होता है, या उसे पावर रेडिएटेड भी बोल सकते हैं। वो हमेशा एक्सेलरेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये मैंने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जेडी जैक्सन से आपको पढ़ा रखा है पावर रेडिएशन में। और टॉप चैप्टर का नाम था रेडिएशन बाय मूविंग चार्जेस, उसमें हमने पढ़ा है, लार्मर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे, तो हमारा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, स्मॉल z स्क्वायर कैपिटल Z स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m स्क्वायर। सो जो ये हमारे पास रेडिएशन मिल रही है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेम स्ट्रालंग इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल z स्क्वायर कैपिटल Z स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हेंस वी सी दैट ब्रेम स्ट्रालंग इंटेंसिटी पर एटम वेरीज as the square of the atomic number of the absorbing material, क्योंकि absorbing material में जो एटम रखा हुआ था वो कैपिटल Z का था, तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। एंड द स्क्वायर ऑफ द चार्ज ऑन द इंसिडेंट पार्टिकल, और इंसिडेंट पार्टिकल में स्मॉल z ई चार्ज था, उसके भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। लेकिन हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है कैपिटल M, उसके मास के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द ब्रेम, और यही रीजन की वजह से हम ये कह सकते हैं ब्रेम स्टार्लिंग इज वेरी मच हायर फॉर इलेक्ट्रॉन देन फॉर मेसॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड हेवी आयन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपके पास में एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन में, एक साइड में आपके पास है इलेक्ट्रॉन, दूसरी साइड में आपके पास है प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है, मेसॉन है, या फिर हेवी आयन है ना, हेवी आयन है, तो आपको ब्रेम स्ट्रॉलिंग इंटेंसिटी किसकी ज्यादा मिलेगी। तो आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज तो सेम ही होता है, लेकिन मास जो होता है प्रोटॉन का 2000 टाइम ज्यादा हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो हमने देखा ब्रेम स्ट्रॉलिंग की जो इंटेंसिटी थी वो मास के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी ब्रेम स्ट्रॉलिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और इन सब के पास में मास ज्यादा होता है तो इनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना यहाँ पे। इट इज ड्यू टू द रीजन, it is due to the reason that Bremsstrahlung is very much higher for electrons, इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होता है, than for meson proton alpha particle and heavy ion, क्योंकि वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इस तरह के रेडिएशन के लिए, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर मतलब अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। सो ये क्रॉस सेक्शन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन एंड रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स, बेथे एंड हिटलर सजेस्टेड डिफरेंट रिलेशन फॉर डिफरेंट इंसिडेंट एनर्जी रीजन। उन्होंने एनर्जी रेंज के लिए, अलग अलग रेंज के लिए जो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन था उसकी वैल्यू निकाली। तो चार तरह के रीजन्स आए, एक तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस, एक मॉडरेटली रिलेटिविस्टिक केस, एक हाईली रिलेटिविस्टिक केस, और एक एक्सट्रीमली हाई रिलेटिविस्टिक केस। मतलब ये सब एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। सो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास सिग्मा रेडिएशन ये आता है,
मॉडरेट के केस में आपके पास में ए काइनेटिक एनर्जी ये आता है। सो वी गेट कॉम्प्लिकेटेड पावर सीरीज फॉर्मूला जो यहाँ नहीं लिखा गया है। हाईली रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास ये आता है और एक्सट्रीमली रिलेटिविस्टिक केस में आपके पास ये आता है। बस आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने हैं। इसकी इंटेंसिटी का ये याद करना है और इसका एक्सप्रेशन यानी इसकी जो डेफिनेशन है बस वो याद करनी है। सो ब्रेम स्टार्लिंग के बारे में आपको एग्जाम में इतना ही लिख के आना है। थैंक यू सो मच।